कल का पाठ समझ में आ गया आप लोगों को? गोत्रे लुगचि योनि लुक फक्फी और अन्यत्रस्याम तस्यापत्यम, ये सब सूत्र थे। योनि लुक सूत्र में क्या बताया था? ये तो आगे पढ़ोगे। योनि लुक में ये था कि प्राग्दिव्यतीय आजादी प्रत्यय विवक्षित हो तो उसका लुक हो जाएगा, ठीक है। और फिर मूल शब्द क्या आ जाएगा? गोत्र प्रत्यांत, उससे जो प्रत्यय प्राप्त होगा फिर वो प्रत्यय होता है। तो गोत्र लुगचि ने निषेध किया था, योनि लुक ने युवा प्रत्यय का लुक कर दिया, ठीक है। और लुक इसी सूत्र से हो रहा है, योनि लुक से ही होगा। फफियों में विकल्प से हो गया था। आज सूत्र है एको गोत्रे। क्या है सूत्र? एको गोत्रे। पदच्छेद विभक्ति करेंगे हम इसका। एक प्रथमा का एक वचन, गोत्रे सप्तमी का एक वचन। देखने में तो सूत्र का अर्थ बहुत सामान्य है। गोत्रे एक एव प्रत्ययो भवति। क्या अर्थ होगा सूत्र का? गोत्रे एक एव प्रत्ययो भवति सर्वे अपत्येन युज्यन्ते, है ना, सभी अपत्यार्थ से युक्त हो जाते हैं। वस्तुतः यहाँ पर क्या है कि अपत्यम पौत्र प्रभृति गोत्रम से गोत्र संज्ञा होती है। पौत्र प्रभृति अपत्य की क्या होती है? गोत्र संज्ञा होती है। तो अब यहाँ पर यह हो सकता है कि जैसे गर्ग है, गर्ग का गोत्रापत्य है, तो अब हम ये सोचें कि गर्ग के दो अपत्य हो गए। कौन कौन से? गर्गस्य अपत्यमिति गार्गे बनाया, और फिर गार्गे अपत्यमिति फिर ये, तो गर्ग की वो तीसरी संतान है। तो तीसरी संतान है अर्थात क्या हो जाएगा? पहले अनंतरापत्ति में प्रत्यय आएगा, फिर उसके बाद उसका अपत्य। ऐसा कहने के लिए अलग अलग प्रत्यय नहीं होंगे। प्राप्ति तो इसी प्रकार से होती है कि उसका अपत्य फिर वो उसका अपत्य। आई बात समझ में? और उसमें भी क्या होता है कि पौत्र प्रभृति जो अपत्य होते हैं उन सब की क्या होती जाती है? गोत्र संज्ञा होती जाती है। फिर गार्ग्य का अपत्य, फिर उसका अपत्य। तो इस प्रकार से यदि करते जाए, युवा संज्ञा कब होगी? जीवती तो वंशीय युवा, यदि उस पीढ़ी में, है ना, वो जीवित है, कौन, मतलब चौथे पीढ़ी जीवित है यदि, तभी चौथे पुत्र की युवा संज्ञा होगी, ठीक है। इसको आप ऐसे समझ सकती हैं कि जैसे मान लीजिए ये गर्ग है, ठीक है, फिर गर्ग का अपत्य आया, फिर इसका अपत्य हुआ, फिर इसका अपत्य हुआ, ठीक है। तो इसकी युवा संज्ञा तभी होगी, जो चौथा अपत्य उसकी युवा संज्ञा होती है, किंतु कब होगी इसकी युवा संज्ञा? जब ये पहला जीवित होगा तो होगी। आगे समझ में? यदि ये खत्म हो गया तो बेशक इनकी दृष्टि से युवा है, किंतु यदि वंश में कोई जीवित नहीं है तो ये जो चौथी संतान है ये भी क्या कहलाएगी? गोत्रापत्ति कहलाएगी। फिर इसकी जो संतान होगी, यदि ये जीवित है तब तो इसकी युवा संज्ञा होगी, यदि ये नहीं है तो भी ये क्या हो जाएगी? ये गोत्रापत्ति ही कहलाएगी। बस समझ में आ गई? यानी जब उनसे ऊपर, मतलब दादा से ऊपर यदि कोई जीवित है तब उसकी युवा संज्ञा होगी, अन्यथा वो भी क्या कहलाएगी? गोत्र संज्ञा ही होगी, उसकी गोत्रापत्ति ही कहलाएगी, ठीक है। अब इसमें ये हो सकता है कि जैसे इसका अपत्य, फिर इसका अपत्य, फिर इसका अपत्य, फिर इसका अपत्य, तो क्या उसका अपत्य, उसका अपत्य, उसका अपत्य, ऐसे कर करके क्या वहां पर सबसे प्रत्यय होते जाएंगे? तो गर्ग से गार्गी, फिर गार्गी से गोत्रापत्य हम करेंगे ये, फिर उससे गार्गी से फिर कुछ और प्रत्यय करें, फिर कुछ और प्रत्यय करें, ऐसा नहीं होता है। गोत्रापत्य में क्या होता है? एक ही प्रत्यय होता है, ठीक है। तो एक ही प्रत्यय होगा तो कैसे होगा? गर्ग आगे, अब ये तो आ गया कि एक ही प्रत्यय होगा, क्या आ गया समझ में? एक ही प्रत्यय होगा, किंतु किस प्रकृति से होगा? मूल प्रकृति से होगा या गर्ग का अपत्य जो दूसरी संतान है उस प्रकृति से होगा? ये भी अभी बात रह जाएगी। ये वाली बात रहेगी कि नहीं रहेगी कि मूल जो प्रकृति है उससे होगा अथवा गर्ग का जो अपत्य जो दूसरी संतान उससे होगा। प्रत्यय तो एक होगा हमने मान लिया, किंतु प्रकृति कौन सी रहेगी? ये वाली बात नहीं समझ में आई? तो दोनों नियम करेगा ये कि गोत्रे एकः एव प्रत्ययो भवति तथा च गोत्रे एकः अर्थात प्रथमा प्रकृति एव प्रत्ययम उत्पादयति।
तो जब हम प्रत्यय का विशेषण बनाएंगे तो एकः पुल्लिंग रह जाएगा। जब हम उसको प्रकृति का विशेषण बना देंगे तो वही एकः क्या हो जाएगा, वो प्रथम अर्थ को कहने वाला स्त्रीलिंग में हो जाएगा। तो दोनों नियम निकलेंगे। क्या नियम निकलेंगे कि गोत्रे एकः एव प्रत्ययो भवति तथा च गोत्रे प्रथमा प्रकृति एव प्रत्ययम उत्पादयति। तो एक तो एक ही प्रत्यय होगा, तो ऐसा भी नहीं होगा कि गर्ग का वो गोत्रापत्य है तो हम पहले एक अपत्यार्थ में हम ई प्रत्यय कर लें, फिर दूसरे के लिए हम यह प्रत्यय कर लें, ऐसा भी नहीं होगा। एक ही प्रत्यय होगा और वो भी किस प्रकृति से होगा, मूल प्रकृति प्रथम प्रकृति से होगा। प्रथम प्रकृति कौन है, गर्ग। तो गर्ग से ही प्रत्यय होगा और गोत्रापत्य में एक ही प्रत्यय होगा। वो कौन सा होगा, फिर जो विधान किया गया है गर्गा दिभ्यो यं, उससे यहाँ पर एक ही यं प्रत्यय होगा। बात समझ में आ गई इतनी। तो इस सूत्र का यही है कि यहाँ पर नीचे दिया इन्होंने कि गोत्रापत्य वाचिभ्य पदेभ्य पुनः तस्यापत्यम पुनः तस्यापत्यम। मान लीजिए अब गोत्रापत्य में भी बात आ रही है तो ये तो यहाँ तक हो गई। अब उसका जो अपत्य वो भी पौत्र प्रभृति अपत्य, तो वो गोत्रापत्य है। फिर उसका अपत्य वो भी गोत्रापत्य है, उसका अपत्य वो भी गोत्रापत्य है। तो इस प्रकार से प्रत्यय माला चल पड़ेगी। तो कहा कि नहीं, ठीक है ना, ये जितने भी होंगे तो नाना प्रत्ययानाम उत्पत्ति संभवे अनेन सूत्रेण नियमः क्रियते, है कि अनेक प्रत्यय की उत्पत्ति प्रारंभ थी, इसके लिए इसने नियम क्या कर दिया कि अनेक प्रत्यय नहीं होंगे। कि मान लीजिए कि गर्ग का वह गोत्रापत्य था तो गार्ग्य बन गया, उधर भी आगे हो सकता है कि गार्ग्य हो गया, फिर जो उसकी संतान है वो भी गोत्रापत्य है तो फिर गार्ग्य से एक और यं ले आए, फिर उस यंत्र से एक और यं ले आए, फिर एक उस यंत्र से एक और यं ले आए। तो ऐसा नहीं होगा। क्या होगा, एक ही प्रत्यय होगा। अब उसके बाद दूसरा नियम क्या है, प्रत्यय नियम। तो पहले तो आपने प्रत्यय नियम कर दिया, एक ही प्रत्यय होगा, या आपने प्रत्यय बांध दिया। अब हो गया कि किस प्रकृति से होगा। अब ये हो गया कि किस प्रकृति से होगा। तो यहाँ पर वो भी कह दिया कि गोत्रापत्ये विवक्षिते प्रथमा प्रकृति ही एवं प्रत्ययम उत्पादयति। जो मूल प्रथम प्रकृति है वही प्रत्यय उत्पन्न करेगी, अन्य प्रकृतियां प्रत्यय को उत्पन्न नहीं करेंगी। तो गर्गस्य गोत्रापत्यम गार्ग्यः, फिर गार्गस्य अपत्यम इति गार्ग्यस्य अपत्यम इति गार्ग्यः। गार्ग्य का अपत्य भी क्या कहलाएगा, गार्ग्य ही कहलाएगा। और विग्रह करेंगे आप गार्ग्यस्य अपत्यम, किंतु प्रकृति कौन सी रखोगे, गर्ग। प्रकृति कौन सी रखोगे, गर्ग। फिर गार्ग्यस्य अपत्यम, फिर गार्ग्यः, ठीक है ना। और यदि पीढ़ी में कोई जीवित है तब तो फिर वो क्या बन जाएगा, अब आपको युवापत्य में फिर करना होगा। तो इस कारण से उसके लिए आगे व्यवस्था देंगे। तो यहाँ तक की बात समझ में आ गई कि गोत्रापत्य में क्या होगा, एक ही प्रत्यय होगा और प्रथम प्रकृति यानी मूल प्रकृति ही प्रत्यय को उत्पन्न करेगी। तो ये बात क्यों कही गई, क्योंकि पौत्र प्रभृति जो भी अपत्य हैं सब गोत्र कहलाएंगे। अब गोत्रापत्य में आपने गर्गस्य गोत्रापत्यमिति गार्ग्यः, फिर गार्गस्यापत्यमिति गार्ग्यः, तो फिर गार्ग्य आगे यह रखोगे तो गार्ग्य यह बन जाएगा। फिर उससे का अपत्य, फिर गार्ग्य यह, फिर उसका अपत्य, फिर गार्ग्य यह। तो सब करते चले जाएंगे। तो ऐसा नहीं होगा। क्या होगा, एक ही प्रत्यय रहेगा और प्रकृति भी कौन सी रहेगी, मूल प्रकृति रहेगी। बस आप विग्रह कर सकते हैं गार्ग्यस्यापत्यम, किंतु मूल प्रकृति ही प्रत्यय उत्पन्न करेगी। तो ये एक समझने की चीज़ है, आपको यहाँ पर समझना है। तो तीसरे से आगे चौथे, पांचवें, छठे, सातवें जो भी पुत्र होंगे वो सब हैं तो गोत्र ही, किंतु सबके लिए अलग अलग प्रत्यय उत्पन्न नहीं होगा, अपितु मूल प्रकृति से ही प्रत्यय उत्पन्न होगा। ठीक है, किंतु सभी में वो अपत्यार्थ विद्यमान हो जाएगा, अर्थ वो विद्यमान रहेगा, किंतु प्रत्यय की उत्पत्ति इस प्रकार से होगी। ठीक है, अब आगे कहते हैं गोत्राद यून्य स्त्रियां। गोत्राद पंचमी का एक वचन, यूनि अस्त्रियाम, न स्त्री अस्त्री तस्याम अस्त्रियां। यहाँ पर कहते हैं कि यून्यपत्ये विवक्षिते, यूनि अपत्ये विवक्षिते गोत्र प्रत्ययांताद एव प्रत्ययो भवति अस्त्रियां। क्या अर्थ हो गया सूत्र का, बोलो। यूनि अपत्ये विवक्षिते, चाहे यूनि अपत्य करो चाहे युवापत्य विवक्षिते भी कर सकते हो। युवापत्ये विवक्षिते
गोत्रादेव प्रत्ययो भवति है ना अस्त्रियाम। ये भी नियम हो गया। इसने कहा कि वो तो था कि गोत्रापत्य विवक्ष गोत्र में था। यदि आपको युवापत्ति में कहना होगा, युवापत्ति में कब करेंगे प्रयोग? गर्गस्य गोत्रापत्यम युवा, गर्गस्य गोत्रापत्यम नहीं, गर्गस्य अपत्यम युवा, गार्ग्य भी नहीं, विग्रह क्या करेंगे? गर्गस्य अपत्यम युवा। यहाँ पर कौन सा अपत्य विवक्षित है? युवापत्य। यहाँ पर कौन सा अपत्य विवक्षित है? युवापत्य, ठीक है ना। तो गर्गस्य अपत्यम युवा, जब युवापत्य विवक्षित होगा तब कौन सा प्रत्यय होगा? तब गोत्र प्रत्ययांत से ही प्रत्यय होगा, तब मूल प्रकृति से नहीं होगा, तब मूल प्रकृति से नहीं होगा। ये ध्यान में रखना। जैसे कल आप लोगों ने देखा था है ना कि फांटा हृतस्य गोत्रापत्य में आपने विग्रह किया, फिर जब युवापत्य में प्रत्यय करना था तो गोत्र प्रत्ययांत से ही किया था। तो गोत्रापत्य में प्रत्यय होता है और युवापत्य में प्रत्यय होता है। किंतु युवा संज्ञा कब होती है? जब वंश में कोई जीवित होता है। जब वंश में कोई जीवित होगा तभी आप उसका अपत्यम युवा ऐसा विग्रह करेंगी। तो जब अपत्यम युवा ऐसा विग्रह करना होगा, यानी युवापत्य को कहना होगा, तब क्या होगा? तब मूल प्रकृति प्रत्यय नहीं उत्पन्न करेगी, तब क्या करेंगे? तब गोत्र प्रत्ययांत से ही अप्रत्यय करेंगे। तब कैसे बनेगा देखिए, उस समय आपकी स्थिति हो जाएगी। आपने बना दिया गर्गस्य गोत्रापत्यम इति गार्ग्यः, ठीक है, और अब विग्रह क्या आपने? गर्गस्य अपत्यम युवा। विग्रह तो आप गर्ग से ही करोगे, किंतु प्रत्यय की उत्पत्ति किससे करोगे? गार्ग्य से करोगे। किससे करोगे? गार्ग्य से करोगे। तो गार्ग्य आगे क्या हो जाएगा? फक प्रत्यय हो जाएगा, है ना, यष्ट से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? फक होकर के बन जाएगा गार्ग्य, फक आयन हो जाएगा, बन जाएगा गार्ग्यायण। तो जब गार्ग्यायण में आप युवापत्य में जब फक प्रत्यय करेंगे तो गर्ग से प्रत्यय नहीं होगा, तब किससे प्रत्यय होगा? गार्ग्य से होगा। यज्ञ से पढ़ चुके हो ना उसको, तो यज्ञ सूत्र कल ही तो पढ़ा था। ययंत और इयंत से अपत्य, है ना। ऊपर कल अर्थ बताया था कि गोत्रापत्य में भी जो य और इ तदंत से फक प्रत्यय होता है पत्यार्थ में। तब गोत्र में जो य और इ उससे जो फक प्रत्यय होगा किस अर्थ में होगा? युवापत्य में ही होगा। यानी गोत्र प्रत्ययांत से यदि प्रत्यय होगा तो किस में होगा? वो युवापत्य में ही होगा, अनंतरापत्य में नहीं होगा। बात समझ में आ गई? तो ये दोनों सूत्र नियम करते हैं। पहले वाले ने कहा कि गोत्रापत्य यदि विवक्षित है, यानी तीसरी चौथी तीसरी तक तो ठीक है, किंतु चौथी पांचवी छठी की भी गोत्र संज्ञा है, तो उसमें हम सोचें कि गोत्र प्रत्यांत से, क्योंकि उसका वो अपत्य फिर उसका अपत्य, इसलिए हम तत्त अपत्यों में प्रत्यय करेंगे। कहा नहीं, सब अपत्यार्थ से युक्त तो होंगे, किंतु प्रत्यय जो उत्पन्न होगा वो एक ही प्रत्यय होगा और प्रकृति भी आपकी प्रथम ही रहेगी। किंतु यदि युवापत्य में प्रत्यय करेंगे तब क्या हो जाएगा? तब गोत्र प्रत्यांत से ही प्रत्यय उत्पन्न होगा और तब प्रकृति आपकी क्या रहेगी? गोत्र प्रत्ययांत ही रहेगी। तो ये दोनों सूत्र आप लोगों को समझने के हैं और ये सारा आपका ये प्रथम पाद तक में ही रहेगा, क्योंकि प्रथम पाद में कहीं पर गोत्र प्रत्यांत से प्रत्यय कर रहे हैं, तो यदि गोत्र प्रत्यांत से कर रहे हैं तो किस में जाएगा? वो युवापत्य में जाएगा। और यदि गोत्रापत्य में प्रत्यय कर रहे हैं तो उसमें फिर वो तीसरी चौथी पांचवी संतान के लिए मूल प्रकृति से ही प्रत्यय उत्पन्न होगा। तो ये एक सामान्य नियम है अपत्य प्रकरण के लिए, इसको आपको समझ करके रखना चाहिए। आगे सूत्र है अतः इन। अतः पंचमी का एक वचन, इ प्रथमा का एक वचन। अकारांतात् प्रातिपदिकात् अपत्यम इत्यस्मिन् अर्थे इ प्रत्यय परश्च भवति। और अर्थ करिए पूरा। तस्यापत्यम आ रहा है ना, तो षष्ठी समर्थात् भी लगाना मत भूलिएगा। तो षष्ठी समर्थात् अदंतात् प्रातिपदिकात्, अब वही षष्ठी समर्थ उधर हो गया और अदंत किसका विशेषण बन गया? प्रातिपदिक का। तो षष्ठी समर्थात् अदंतात् प्रातिपदिकात् अपत्यम इत्यस्मिन् अर्थे इ प्रत्यय परश्च भवति। षष्ठी समर्थ अदंत प्रातिपदिक से अपत्यार्थ में इ प्रत्यय होगा। उदाहरण बना लीजिए, दक्षस्य अपत्यम इति। अब उदाहरण आप लोगों को बनाना होगा। प्रकृति भी आपको मालूम हो रही है और प्रत्यय भी मालूम है। अब और दो तीन ही चीज़ें हैं। यदि नित नित कित है तो वृद्धि होगी, ठीक है, उस अद्यचिव में स्थिति ध्यान में रखना है। और यदि इच्छा इत्यादि है तो
आइए नहीं है, फड़क छग हम सूत्र याद रखना, ठस्य का सूत्र याद रखना है। बस इतने सूत्रों को याद रख करके उदाहरण आप लोगों को बनाते जाना है। तो चलिए, दक्षस्यापत्यमिति दाक्षी, दाक्षिणी कहाँ से हो जाएगा? ई प्रत्यय हो रहा ना, यहाँ की तो संज्ञा हो जाएगी, क्या बनेगा? दाक्षी। प्लक्षस्यापत्यमिति प्लाक्षी। दशरथस्यापत्यमिति, कल भी बना रहे थे, फांटरहितस्य गोत्रापत्यमिति। और ये भी याद रखना कि तस्यापत्यम अत इत्यादि सूत्र तीनों अपत्य में, मतलब अपत्य सामान्य में प्रत्यय करते हैं ये। अनंतरापत्य, गोत्रापत्य, युवापत्य सब में विधान करेंगे। फिर कहीं कहीं आगे कुछ विशेष विधान होंगे तो वो होते जाएंगे। बाह्वादिभ्यश्च, बाह्वादिभ्यः समास। हाँ, कितना धीमे धीमे क्यों बोल रहे हो? पूरे विश्वास से बोलो, अर्थ करो। षष्ठी समर्थ भी मत बोलो। नहीं, बस अपत्यम इत्यस्मिन् अर्थे। हाँ, षष्ठी समर्थ बाह्वादि प्रातिपदिकों से अपत्यार्थ में ई प्रत्यय होता है। अब आप चतुर्थ अध्याय में ध्यान में रखना कि जो हर प्रत्यय किसी न किसी षष्ठी समर्थ से होगा, ठीक है? तो षष्ठी समर्थ को सबका विशेषण बनाते जाइएगा। अपत्यार्थ है, बहुत सरल सरल अर्थ आपका होता जाता है। उदाहरण बना दो, बाहु आदि रेशम किया था, तो बाहो अपत्यमिति, हाँ, बाहवी क्या लग जाएगा? उवर्णांत है तो और गुण, उवर्णांत है तो और गुण लग जाएगा, नकारांत है तो नस्तद्धिते वगैरह लग जाएंगे। तो बाहवी। उपबाहो अपत्यमिति, उपबाहो अपत्यमिति औपबाहवी क्या बन जाएगा? औपबाहवी। सुधातुर कंच, सुधातु षष्ठी का एक वचन, अकंग प्रथमा का एक वचन, च अव्ययपदम। यहाँ पर क्योंकि अंत में कहीं आदेश वगैरह होंगे तो षष्ठी हो जाती है। अर्थ करो सूत्र का। षष्ठी समर्थात सुधात्री प्रातिपदिकात, षष्ठी समर्थात सुधात्री प्रातिपदिकात अपत्यं यद्यस्मिन् अर्थे ई प्रत्ययः परश्च भवति तत्संनियोगेन अकंग आदेशश्च भवति। फिर से बोलिए अर्थ। समर्थात सुधात्री प्रातिपदिकात अपत्यं यद्यस्मिन् अर्थे ई प्रत्ययः परश्च भवति तत्संनियोगेन अकंग आदेशश्च। हाँ, षष्ठी समर्थ सुधात्री प्रातिपदिक से क्या होता है? अपत्य अर्थ में ई प्रत्यय होगा और अकंग आदेश भी हो जाएगा। जरा दिमाग लगाओ क्या बनेगा। स्थिति लिख करके देखो कापी में। सुधात्री से ई प्रत्यय करिए और अकंग आदेश होगा। अकंग आदेश कहाँ बैठेगा, किसके स्थान पे होगा, ध्यान देना। सुधात्री आगे ई प्रत्यय भी हो रहा है। और ध्यान दीजिए, और ध्यान दीजिए, और ध्यान दो। सुधात्री शब्द है, ई प्रत्यय हो रहा है, ई के ईत होने से वृद्धि होगी, क्या बनेगा? कैसे? री। अकंग किसके स्थान पे होगा? री के स्थान पे क्या बनेगा? सौधातक की, सौधातक ही बना। क्यों काजल? बन गया। अकंग किसके स्थान पे हो रहा है? क्यों? गिच से अंत्यल के स्थान पे होगा, तो री अंत्यल है तो सुधातक ई है, इसलिए वृद्धि भी होगी। सौधातक ई मिल जाएगा, उसमें क्या बनेगा? सौधातक ही। तो सुधातो अपत्यमिति, सुधातु अपत्यमिति, सुधात्री शब्द है ना, तो सुधातु अपत्यमिति सौधातकी ही, सुधात्री की संतान। ठीक है। गोत्रे कुंजादिभ्यश्च फैं, फैं प्रथमा का एक वचन। समास करिए, किसमें होगा? कुंज आदिर येषां ते कुंजादयः तेभ्यः कुंजादिभ्यः। गोत्र है ही और तस्यापत्यम की अनुवृत्ति चल रही है। अर्थ करिए सूत्र का।
षष्ठीसमर्थेभ्यः जातिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः गोत्रे इत्येतस्मिन् गोत्रापत्ये कर दो। क्या कर दो? गोत्रे लगा दिया तो गोत्रापत्ये कर दो। गोत्रापत्ये इत्येतस्मिन् अर्थे भगवतियो, जब गोत्रापत्ये सप्तमी कर ही रहे हो तो फिर इत्येतस्मिन् अर्थे क्यों कर रहे हो? या तो गोत्रापत्यम इत्येतस्मिन् अर्थे करो। गोत्रापत्ये छ्वै प्रत्यय परश्च भवति। फिर से बोलिए सब लोग अर्थ। षष्ठीसमर्थेभ्यः गुंजादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः गोत्रापत्ये छ्वै प्रत्ययः परश्च छ्वै नहीं छ्वै प्रत्यय परश्च भवति। कुंजादिगण पठित षष्ठी समर्थ प्रातिपदिकों से गोत्रापत्य, गोत्रापत्य यानी तीसरी संतान को कहने में क्या हो जाएगा? छ्वै प्रत्यय होगा। छ्वै में चकार लगाने से तो स्वर का होगा और फा के स्थान पे क्या आदेश हो जाएगा? आयन। तो क्या बनेगा? कुंजस्य गोत्रापत्यमिति कौंजा शब्द क्या है? हाँ ठीक है, किंतु यहाँ पर फिर क्या हो जाता है? आपका एक सूत्र है ना, 5वें अध्याय के तृतीय पाद का, 5वें अध्याय के तृतीय पाद का एक सूत्र है, व्रातच फयो रस्त्रियां। आप लोगों ने अपने हिसाब से ठीक बनाया, किंतु यहाँ पर देखो क्या होगा? कुंजस्य गोत्रापत्यम ऐसा विग्रह करके कुंजंगस आगे छ्वै को क्या होगा? फ को आयन हो गया। छ्वै के विनीत होने के कारण से वृद्धि भी हो जाएगी तो बन जाएगा कौंज, यशिवम यसी लग जाएगा, कौंजायन बन जाएगा। किंतु कौंजायन बनने के बाद भी सूत्र लगेगा व्रातच फयो रस्त्रियाम। यहाँ पर छ्वै प्रत्यांत प्रयोग नहीं होगा। व्रातच फयो रस्त्रियाम, ठीक है ना। इसका अर्थ है, अर्थ बाद में पूरा जब इसका पढ़ेंगे तब आपको बता लेंगे। सीधा सीधा अर्थ है ना, छ्वै प्रत्ययांत प्रातिपदिक से ञ प्रत्यय होता है अस्त्रियाम, स्त्रीलिंग को छोड़ करके। तो जैसे उधर थे ना कुछ प्रत्यय, जैसे यह प्रत्यय हो रहा था तो यंत्र से श्फा हो जा रहा था, या कहीं पर कर्म व्यतिहारे नच स्त्रियाम अभिविधो भावे नुन, ये सब सूत्र क्या है? एक प्रत्यय के बाद दूसरे प्रत्यय स्वार्थ में होते रहते हैं। उसी प्रकार ये भी है कि छ्वै प्रत्ययांत का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होगा। छ्वै प्रत्ययांत से हम क्या करेंगे? ञ प्रत्यय भी करेंगे उसके बाद। तो कौंजायन बनाने के बाद आप ऐ प्रत्यय करेंगे, नहीं ञ प्रत्यय करेंगे तो क्या बन जाएगा? कौंजायन आगे ञ, ये प्रत्यय है। पूगाइयों ग्रामणी पूर्वात से ञ की अनुवृत्ति आती है। किससे आती है? पूगाइयों ग्रामणी पूर्वात से ञ की अनुवृत्ति आती है। तो ञ की तृतीय संज्ञा हो जाएगी चुटू से, बच जाएगा कौंजायन य, उस अद्यचिवम यसिति चलक जाएगा, क्या बन जाएगा? कौंजायन्य। तो कुंजस्य गोत्रापत्यमिति कौंजायन्यः कौंजायन्यौ कौंजायनाः। बहुवचन में क्या हो जाएगा? कौंजायनाः। सूत्र निकालो, पूगाइयों ग्रामणी पूर्वात व्रातच फयो रस्त्रियाम वाला मिल गया। वहीं पर देखो आगे एक प्रकरण में सूत्र है यादयस्तद्राजाः, मिल गया। यादयः प्रत्ययाः तद्राज संज्ञकाः भवन्ति, यानी भाई पूगाइयों ग्रामणी पूर्वात से लेकर के जो भी प्रत्यय हैं उनकी तद्राज संज्ञा होगी। और जब तद्राज संज्ञा होगी तो क्या हो जाएगा? तद्राजस्य बहुषु तेनैवास्त्रियाम से तद्राज संज्ञक प्रत्ययों का लुक हो जाता है। बहुत वर्ष में उत्पन्न जो तद्राज संज्ञक प्रत्यय हैं उनका लुक होता है। पहले भी आ चुका है इस प्रकार का प्रकरण। तो क्या हो जाएगा? कौंजायन्यः कौंजायन्यौ कौंजायनाः। आगे समझ में। इसी प्रकार से और भी कुंजादिगण में जो भी शब्द हैं उनसे तो ये ध्यान में रखना कि उनसे पहले छ्वै प्रत्यय होगा, फिर छ्वै प्रत्यय के बाद क्या होगा? व्रातच फयो रस्त्याम से ञ होगा तो कौंजायन्य बनेगा। और बहुवचन में क्या हो जाएगा? उसकी तद्राज संज्ञा होने के कारण से ञ का लुक होकर के बन जाएगा कौंजायनाः। तो कोत्रे कुंजादिभ्यश्च फै, ठीक है। नडादिभ्य फक, नडादिभ्य प्रथमा का वो पंचमी का बहुवचन, हक प्रथमा का एक वचन।
नडादिर येषां ते नडादयः तेभ्यः नडादिभ्यः। गोत्रे का चलेगा 111 तक, यानी 111वें सूत्र तक गोत्रापत्य में ही प्रत्यय विधान किए गए हैं। अर्थ कर दीजिए सूत्र का। षष्ठीसमर्थेभ्यः नडादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः गोत्रापत्ये अप्रत्ययः परश्च। शाबाश। षष्ठी समर्थेभ्यः नडादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः गोत्रापत्ये फक् प्रत्यय परश्च भवति। षष्ठी समर्थ प्रातिपदिकों से नडादि प्रातिपदिकों से फक् प्रत्यय होगा गोत्रापत्य में। बनाओ उदाहरण। नडस्य गोत्रापत्यमिति नाडायनः, चरस्य गोत्रापत्यमिति चारायणः। तो नाडायनः, चारायणः। इसी में आपका इतिक शब्द भी है ना, इतिकस्य गोत्रापत्यम, नडादिभ्यः फक् से फक् करते हैं, क्या बनता है? ऐतिकायनः। अश्वल शब्द भी इसी में है, क्या बन जाता है? आश्वलायनः। तो आपके पास गण पाठ है, चतुर्थ अध्याय में गण ही गण आएंगे। तो जो भी गण आएंगे आप उनको निकाल करके देखना, उसमें कई सारे आपको प्रसिद्ध शब्द मिल जाएंगे। बहुत तो अप्रसिद्ध शब्द भी मिलेंगे, किंतु कई सारे क्या मिलेंगे आपको? प्रसिद्ध शब्द मिलेंगे जो आपके प्रयोग में रहते हैं, तो उनको ध्यान में रखेंगे। कुंजादि गण आ गया, बहुवादी गण आ गया और नडादि गण भी आ गया। तो इस तरह से कई सारे गण आते रहते हैं। सिद्धियों में कुछ विशेष नहीं है। नड का पौत्र नाडायन। हरितादिभ्यो, यहाँ हरितादिभ्य पंचमी का बहुवचन, अयः पंचमी का एक वचन। हरित आदिर येषां ते हरितादयः तेभ्यः। अर्थ कर अनुवृत्ति है नडादिभ्य फक् से फक् की 103 तक जाती है। अब आपके चतुर्थ और पंचम अध्याय में अनुवृत्ति हो जानी चाहिए, ठीक है। अर्थ करिए सूत्र का। षष्ठी समर्थेभ्यः हरितादिभ्यः अयंतेभ्यः, यहाँ भी पंचमी है और हरितादिभ्यः भी पंचमी है, दोनों को विशेष विशेषण बनाएंगे। तो षष्ठी समर्थेभ्यः हरितादिभ्यः अयंतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः गोत्रापत्ये भवति। षष्ठी समर्थ हरितादि अयंत प्रातिपदिकों से गोत्रापत्य में क्या होता है? फक् प्रत्यय होता है। ठीक है। यहाँ पर क्या होता है वस्तुतः कि जो हरितादि गण पठित शब्द हैं, ठीक है ना, ये सब अनऋषिवाची भी हैं। तो आगे एक सूत्र आएगा अनऋष्यानंतर्ये विदादिभ्यो। उस सूत्र को जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे। उसमें दो विभाग हो जाते हैं कि जो अनऋषिवाची हैं उनसे अनंतरापत्य में और वैसे गोत्रापत्य में इस प्रकार से करके प्रत्यय आते हैं, वो उस सूत्र में बताएंगे आपको। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो हरितादि प्रातिपदिक हैं, ठीक है ना, और फिर ये विदादि गण के अंतर्गत पढ़े, इसमें पढ़े गए हैं ये विदादि, उसमें पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर पहले विदादि गण पठित होने के कारण से हम वहाँ पर क्या करेंगे? ऐं प्रत्यय करेंगे। फिर वो हरितादि अयंत बन जाएंगे। वो क्या बन जाएंगे? हरितादि शब्द अयंत बन जाएंगे और फिर हम उनसे प्रत्यय करेंगे। तो उनसे जो प्रत्यय आएगा वो किससे आएगा? किस में आएगा? वो युवापत्ति में आएगा। वो किस में आएगा? युवापत्ति में आएगा। देखो सूत्र निकाल करके, जो आपका सूत्र है अनऋष्यानंतर्ये विदादिभ्यो, ठीक है ना, इसी में ही है। 104 नंबर का सूत्र है। इसमें गोत्र की अनुवृत्ति जा रही है, समझना इसको। इसमें गोत्र की अनुवृत्ति आ रही है। तो वो जो गोत्र की अनुवृत्ति आ रही है, यानी अनऋष्यानंतर्ये सूत्र क्या करेगा? गोत्रापत्य में करेगा। अनऋष्यानंतर्ये सूत्र किस में करेगा? गोत्रापत्य में करेगा। तो जो हरितादि शब्द विदादि गण में पढ़े हैं, वे जो ऐं प्रत्यय होगा उनसे तो किस में होगा? गोत्रापत्य में होगा। अब गोत्र प्रत्ययांतों से फिर प्रत्यय होगा तो किस में होगा? युवापत्य में होगा। बात समझ में आ गई? कैसे चला यहाँ पर कि विदादि गण में हरितादि पढ़े हुए हैं, उस सूत्र से जो ऐं प्रत्यय होगा वो किस में होगा? गोत्रापत्य में होगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब अयंत हरितादियों से जब अपत्य अर्थ में प्रत्यय करेंगे तो किस में हो जाएगा? वो युवापत्य में होगा। इसलिए हम जब इस सूत्र का अर्थ करेंगे तो हम युवा गोत्रापत्य न करके केवल अपत्यम इत्येतस्मिन् अर्थ कर देंगे। जब अपत्यम इत्येतस्मिन् अर्थ करेंगे तो अपने आप ही नियम से क्या हो जाएगा? वो युवापत्य में जाएगा। ठीक है। तो विग्रह करेंगे हरितस्य अपत्यम युवा इति हारितायनः और कैदासायनः। तो कैसे सिद्धि करेंगे? फिर अब आप सोचें कि ऐं प्रत्यय हुआ है गोत्रापत्य में, तो फिर हम उससे फिर फक प्रत्यय कर लें, फिर तो एको गोत्र का नियम लग जाएगा कि गोत्रापत्य में तो एक ही प्रत्यय होगा, इसलिए फक इत्यादि भी नहीं हो सकते हैं।
तो पहले हरित से ऐ करेंगे, हरित ऐ, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, उस अयंत से युवा प्रत्यय में फक कर देंगे, तो फिर वृद्धि तो हो ही जाएगी। हारित फ को आयन हो जाएगा, हारित आयन कैदा सायन। ठीक है, तो हरितादिभ्य अयंतेभ्य प्रातिपदिकेभ्य अपने आप तात्पर्य से क्या निकलेगा, क्योंकि ऐ प्रत्यय इसी से हो रहा है, वो गोत्रापत्य इसमें सूत्र में कुछ कहा नहीं है, किंतु संबंध आपको इसी प्रकार से लगाना पड़ेगा। यञ्योश्च, यञ्योः षष्ठी का द्विवचन, यञ्योः षष्ठी का द्विवचन होते हुए भी पंचम अर्थ में ये षष्ठी है। यं च इंच इति यञ्योः तयोः यञ्योः। अर्थ हो जाएगा सूत्र का, गोत्रे विहितौ यौ अणियौ, गोत्रे की अनुवृत्ति आ ही रही ऊपर से, तो गोत्रे विहितौ यौ अणियौ तदन्तात् अपत्यम इत्येतस्मिन् अर्थे फक् प्रत्ययः परश्च भवति। गोत्र में विहित जो ऐ और ई तदंत से अपत्य अर्थ में फक् प्रत्यय होगा। बताओ किस अर्थ में होगा, यहाँ भी युवा प्रत्यय में, क्योंकि गोत्र में पहले आपने क्या किया, य और ई का विधान किया, फिर उससे भी अपत्य अर्थ में यदि आप प्रत्यय करेंगे तो युवा प्रत्यय में ही होगा। उदाहरण आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। ई का क्या हो जाएगा, दक्षस्य अपत्यम युवा इति दाक्षायणः प्लाक्षायणः, और गर्गस्य अपत्यम युवा इति गार्ग्यायणः। तो कैसे करेंगे, पहले हम गर्गस्य गोत्रापत्यम विग्रह करके यही गर्गादिभ्यो यहीं से यह कर लेंगे, तो क्या बन जाएगा, गार्ग्य बनेगा। फिर ये गोत्रापत्य में यह आया है, तदंत से अपत्यार्थ में फक करेंगे, तो क्या बनेगा, गार्ग्यायणः। या का लोग पढ़ ही चुके थे, सिद्धियां बार बार आ चुकी हैं, तो गार्ग्यायणः वात्स्यायणः, और आगे क्या बन जाएगा, दाक्षायणः और प्लाक्षायणः। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये सूत्र हो गया। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं, जिसमें सूत्र तो आगे बढ़ चुके हैं आपके। तो दो तो नियम के सूत्र थे, एको गोत्रे गोत्राद्युज्ञ स्त्रियम, उसके बाद अपत्यार्थ में प्रत्यय का प्रकरण चल पड़ा। आगे का प्रकरण इसी प्रकार से सरल ही रहेगा, किंतु बस आपको ध्यान में देना है थोड़ी देर कि गोत्रापत्य में हो रहा है, युवापत्य में हो रहा है, तो इस प्रकार से प्रत्यय